नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग देख रहे होंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मांग बच्चों क्या होता है, मांग किसे कहते हैं और मांग को प्रभावित करने वाले परिबल या मांग को असर करने वाले परिबल। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मांग का अर्थ और मांग को असर करने वाले परिबल। दो भागों में बांटा गया है, वस्तु की कीमत और कीमत के अलावा परिबल। ये दो टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप अच्छी प्रकार से इसे सीख सकते हैं। अच्छी प्रकार से बताने की मैं कोशिश करूँगा, आप लोग अच्छे ढंग से सीख जाना और अच्छी प्रकार से इसे याद कर लेना। तो और समय ना लेते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमको पढ़ना है कि मांग किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत बार सुने होंगे मांग का अर्थ क्या होता है। तो मांग का अर्थ बच्चों यही है, सबसे आसान तरीका है। आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। ओके, यही परिभाषा है। एक निश्चित समय होता है बच्चों, निश्चित समय। दो टॉपिक इसमें ध्यान रखना, दो पॉइंट ध्यान रखना, निश्चित समय और निश्चित कीमत। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, क्योंकि समय निश्चित होता है, अलग अलग समय में उसकी मांग अलग अलग हो सकती है। तो निश्चित समय है, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी भी ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की जो इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। ये मांग की परिभाषा बच्चों हो गई। देखो, वस्तु की मांग, समय, कीमत, वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी, इस प्रकार कुल पांच परिबलों के अधीन भागों में बांटा गया है। ये पांच परिबल एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इनकी तमाम उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात वस्तु की मांग तभी अस्तित्व में आती है जब किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी हो। निश्चित समय में, यहाँ भी आप देख सकते हो, जब किसी व्यक्ति की निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी हो, तभी मांग कह सकते हैं। उसकी परिभाषा तभी कह सकते हैं। तो मांग की परिभाषा आप समझ गए। एक लाइन में आपको बताना है, मेन ही परिभाषा है आपकी, कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित समय होगा एक। आज कुछ अलग मांग होगी आपकी, कल कुछ और अलग होगी, सुबह में कुछ और मांग हो सकती है, शाम को कुछ और मांग हो सकती है। इसलिए निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति क्या है ग्राहक की, वो इसका इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और उसकी तैयारी क्या है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, उसी को मांग कहते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो मांग नहीं करेगा, मांग कम करेगा। पैसे होंगे तो मांग ज़्यादा करता है। ये मांग की परिभाषा हो गई। अब बच्चों देख लीजिए, आपको मांग को, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल। तो मांग को प्रभावित करने वाले परिबल मुख्य रूप से कितने हैं बच्चों? दो है। कीमत पहले होती है और दूसरा होता है कीमत के अलावा परिबल। तो सबसे पहले हम कीमत देखते हैं। कीमत क्या है बच्चों? आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। कीमत, सबसे पहले कीमत हम देखते हैं। तो वस्तु की कीमत देख रहे हैं आप लोग। वस्तु की कीमत सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला परिबल क्या है? मांग को कीमत है। व्यक्ति की कीमत, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की मांग को सबसे अधिक असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है वह कीमत। वैसे उसी तरह सस्ती होने से उसकी मांग में विस्तार होता है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में क्या हो जाती है? संकुचन होता है। अर्थात कह सकते हैं कीमत सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे जैसे वस्तु की मांग में विस्तार होता है, जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती है, जैसे वस्तु सस्ती तब होगी जब उसकी कीमत सस्ती होगी। जब कीमत घटेगी तो उसकी मांग में विस्तार होता है। वस्तु जैसे सस्ती होती है उसकी मांग में विस्तार होता है। आप ऐसा बता सकते हो। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिबल है वह कीमत। कि जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती है उसकी मांग में क्या होता है? विस्तार होता है। और जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में क्या होता है? होने से उसकी मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है बच्चों? व्यस्त संबंध। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है
जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। इसलिए कह सकते हैं वस्तु कीमत को प्रभावित करने वाला सबसे निर्णायक परिबल है वो है कीमत। कीमत सबसे ज़्यादा निर्णायक परिबल होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जैसे वस्तु को जैसे कीमत बढ़ती है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती है, ऐसा हम कह सकते हैं जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती है वैसे वैसे मांग में क्या होता है, विस्तार होता है। सबकी मांग यही होती है कि चीज़ें सस्ती हो, वस्तुओं का मूल्य सस्ता हो और हम ज़्यादा सामान खरीद लें, तभी खरीद सकते हैं। जब कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मांग में क्या हो जाता है, संकुचन होता था, मांग को कम कर देता है, आदमी नहीं खरीद पाता। इस प्रकार से कह सकते हैं मांग को प्रभावित करने वाला सबसे निर्णायक परिबल है क्या है, वो है कीमत। दूसरी पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, वस्तु की कीमत के अलावा परिबल। तो कीमत के अलावा परिबल क्या होते हैं? सबसे पहली पॉइंट क्या होती है, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी। व्यक्ति की रुचि कितनी है, कौन सी चीज़ वो चाहता है, कौन सी चीज़ वो पसंद करता है। ग्राहक की रुचि और पसंदगी वस्तु की मांग को असर करने वाला परिबल। व्यक्ति को कौन चीज़ पसंद है, कौन सी नापसंद है, किसकी शौक है, किसकी नहीं शौक है, वस्तु की मांग में परिवर्तन ला सकता है। अगर पसंद है उसको तो खरीदेगा, शौक है तो खरीदेगा, मांग में परिवर्तन ला सकता है। अगर शौक नहीं है तो नहीं खरीदेगा, उसका मन नहीं कर रहा है खरीदने के लिए, नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसका मन कह रहा है तो खरीद सकता है। पसंद के ऊपर डिपेंड करता है उसकी मांग, जिससे कह सकते हैं कि वस्तु की मांग व्यक्ति को पसंदगी को दर्शाती है। व्यक्ति की मांग पसंदगी को दर्शाता है। जैसे छोटी उम्र के बालक को कहानी चाहिए, उसी तरह वयस्क उम्र के बच्चों के लिए उपन्यास, या बड़ी उम्र होने पर धार्मिक पुस्तकें का वाचन पसंद करने लगता है। मतलब जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रुचि में, उसकी मांग में परिवर्तन होता रहता है। मांग उसकी बदलती रहती है। क्यों देख रहे हैं आप लोग, छोटी उम्र में क्या कहानी का वाचन चाहिए उसको, वयस्क जब हो जाता है, बड़ी उम्र का हो जाता है तो उपन्यास की पुस्तक उसको चाहिए। और बड़ी उम्र में कौन सी पुस्तक पढ़ता है आप लोग देखते होंगे कि बुढ़े होने के बाद वो धार्मिक पुस्तकें लोग पढ़ने लगते हैं। ये रहा है आपका रुचि और पसंद। दूसरी पॉइंट इसी में देखते हैं, व्यक्ति की आय। बच्चों, व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। व्यक्ति की आय अगर बढ़ती है तो मांग में बढ़ा देता है। व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच में सीधा संबंध है। व्यक्ति की आय और उसकी मांग के बीच में सीधा संबंध क्यों कहते हैं कि मांग, अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ती है। व्यक्ति की आय घटती है, व्यक्ति की आय में अगर बढ़ोतरी होने से व्यक्ति की खरीद शक्ति में बढ़ोतरी होती है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जबकि वस्तु की आय घटने से व्यक्ति की आय घटेगी तो खरीद शक्ति में कमी होती है। व्यक्ति की आय अगर घट जाती है तो खरीद शक्ति कम करेगा, पैसे अगर कम है तो कम सामान खरीदेगा, जिससे वस्तु की मांग में कमी करेगा। एक अपवाद के रूप में बच्चों होता है, जैसे निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं अपवाद रूप में होती हैं। उसमें व्यक्ति की आय बढ़ने के बाद भी उसकी मांग में कमी कर देता है। आय बढ़ती है होने के बावजूद भी उसकी मांग में कमी करता है लेकिन ये होता है अपवाद स्वरूप में। लेकिन व्यक्ति की आय और मांग के साथ में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय घटती है, अगर आय घटेगी तो मांग भी घट जाती है। तो आय और मांग के बीच में कैसा संबंध है बच्चों, सीधा संबंध है। और जबकि कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध है। जहाँ हम देख रहे हो कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है। 1 नंबर का सवाल होता है। इसके बाद बच्चों आता है अगली पॉइंट है, अगली टॉपिक आप लोग देख सकते हो। अगला है आपका, अगला इंपॉर्टेंट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। यहाँ देख रहे हो संबंधित वस्तुओं की कीमत आय के साथ। अब सामान्य रूप से वस्तुओं के अन्य वस्तुओं के साथ 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं और दूसरी होती है पूरक संबंध। 2 प्रकार की वस्तुओं की कीमत के साथ में 2 प्रकार के संबंध, एक स्थानापन्न संबंध होता है, दूसरा पूरक संबंध होता है। तो दोनों के बारे में बारी बारी से जानकारी हम देते हैं आपको। स्थानापन्न वस्तु की कीमत के साथ में कैसा संबंध है, मांग के साथ में कैसा संबंध है। किसी एक की आवश्यकता को स्थानापन्न वस्तुएं किससे कहते हैं बच्चों, स्थानापन्न वस्तु उससे कहते हैं किसी एक की आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए। एक को आवश्यकता को पूरा करने की, जैसे आपके घर में खाना बनाने के लिए किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर हो, किसी भी कंपनी का आपके पास फ्रिज हो, उपयोग करते हो, लेकिन दोनों एक ही आवश्यकता को पूरा चाहिए। जैसे गैस का मान लेते हैं,
गैस का जैसे एचपी वाला गैस हो या भारत गैस हो, दोनों एक ही आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, तो अस्थानापन्न हो गया उसको। ऐसे वस्तुओं को अस्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इस प्रकार वस्तुओं की स्पर्धा का तत्व तीव्र अधिक हो, उदाहरण स्वरूप जैसे कह सकते हैं लाठी रखने वाले दो अलग अलग कंपनी के टीवी, उदाहरण रूप में समझ सकते हैं कि दो अलग अलग कंपनी के टीवी हो या मोटरसाइकिल हो या फ्रिज आपके घर में हो या कोई भी चीज़ हो, अलग अलग कंपनी का हो, जैसे मैंने गैस सिलेंडर के बात किया या फ्रिज की बात किया, अलग अलग कंपनी के दो फ्रिज हों, तो एक की आवश्यकता को, अब किसी एक की आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए। जैसे आप अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहे हैं एक से, लेकिन दूसरे से भी वही आवश्यकता पूरी हो रही है। एक की आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए तो उसे अस्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अब देख रहे हैं जो हमको सस्ता लगेगा, जो चीज़ें हमको सस्ती लगेगी, जो व्यक्ति की किसी ग्राहक को सस्ती लगती है वही वस्तु खरीदता हो। मूल वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो मान लेते हैं, और उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटे। मूल वस्तु का मतलब जो पहले था उसके पास, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन स्थानापन्न वस्तु हो दूसरी कंपनी की, जो फ्रिज हो या टीवी हो या मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, अगर उसकी कीमत घटती है तो क्या करेगा ग्राहक या व्यक्ति, मूल वस्तु उसकी स्थानापन्न वस्तु एक समान होती है, तो वस्तु की सस्ती होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। क्योंकि दोनों का काम समान है, तो जिसकी कीमत घटेगी उसकी मांग बढ़ जाएगी, जिससे मूल वस्तु की मांग घटती है। ऐसा विरुद्ध दिशा में भी हो सकता है। अगर स्थानापन्न वस्तु सस्ती होती है तो मांग स्थानापन्न की तरफ बढ़ जाएगी, अगर मूल वस्तु सस्ती होती है तो मांग मूल वस्तु की तरफ बढ़ जाएगी जो उसके पास पहले से। तो इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? एक और किसी एक की आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए, मतलब एक ही चीज़ का उपयोग करने से जो आवश्यकता पूरी हो रही है दूसरी वस्तु द्वारा भी वही आवश्यकता को पूरा किया जाए। एक ही आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए, उसे स्थानापन्न वस्तु। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं आप देख सकते हो। पूरक वस्तुएं बच्चों क्या होती है? पूरक वस्तु की कीमत किसी एक की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जाए, मतलब एक आवश्यकता को संतुष्ट करने एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तभी हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं मतलब संलग्न वस्तुएं, एक के साथ में दूसरी आवश्यकताएं दूसरी भी उसी के साथ संलग्न हो, ऐसा वस्तुएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, संलग्न वस्तुएं कहते हैं इसको। एक वस्तु का उपयोग लेने के लिए अन्य वस्तु का उपयोग अनिवार्य हो, मतलब एक वस्तु का अगर उपयोग करते हैं दूसरी वस्तु भी उसके साथ में होनी चाहिए, जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। एसी और बिजली, एसी तभी चलेगी जब बिजली होगी, मोबाइल का यूज तभी करें सिम कार्ड होगा, चश्मे और फ्रेम और लेंस। चश्मे की जरूरत चश्मे की आवश्यकता तभी पूरा करते जब फ्रेम और लेंस दोनों। चाहे पूरक वस्तुओं की मांग घटे, जो पूरक वस्तु इसके साथ में संलग्न है, तो मांग अगर उसकी वस्तु महंगी हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है बच्चों। ऐसा कहा जाता है। ऐसे विरुद्ध दिशा में भी हो सकता है। विरुद्ध दिशा मतलब मूल वस्तु की जगह पे अगर दूसरी वस्तुएं जो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। ओके बच्चों, ये रहा है आपका 2 पॉइंट। अब चौथी पॉइंट है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। तो कीमत संबंधी अटकलें क्या होती है? भविष्य की कीमत में अगर अटकल ऐसा लगता है व्यक्ति को, अनुमान ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ महंगी होने वाली है, व्यक्ति द्वारा वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें या अनुमान वर्तमान समय में वस्तु की मांग में बड़े परिवर्तन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, तो वर्तमान वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे वह व्यक्ति भविष्य में बचत कर सके। अगर कीमत बढ़ने वाली है तो मांग क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। लगेगा उसको कि हाँ बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ा देता है, तो मांग बढ़ जाती है। अगर उसको नहीं लगता है कि नहीं बढ़ने वाली है तो मांग घटा देगा, कम कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चों कह सकते हैं कि भविष्य की अटकलें भी चौथी पॉइंट होती है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। अगर भविष्य की कीमत में ऐसा अनुमान लग रहा है कि उसकी कीमत बढ़ने वाली है, अटकल ऐसा अनुमान लग रहा है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, तो क्या करेगा व्यक्ति? वह उसकी मांग को क्या कर देगा? बढ़ा देता है, जिससे भविष्य की
अटकलें के रूप में या भविष्य बचत कर सकता है, तो ये कर सकता है। एक और टॉपिक है बच्चों, आप लोग देख रहे हो 5वां है जनसंख्या और जनसंख्या का आय समूह। जनसंख्या भी प्रभावित करती है, उसका आय समूह भी प्रभावित करता है। कीमत को प्रभावित करने वाला 5वीं पॉइंट है जनसंख्या और जनसंख्या का समूह। जनसंख्या का प्रमाण वर्ष की बाजार मांग को असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है। अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, किसी देश जितनी जनसंख्या होती है उसे प्रमाण में वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ता है। अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग भी बढ़ेगी। इसलिए कह सकते हैं किसी देश की जनसंख्या अगर बढ़ती है, किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जनसंख्या बढ़े तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, जनसंख्या घटे तो उसकी मांग भी घटती है। तो जनसंख्या अगर बढ़ती तो मांग बढ़ा देगा। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि मांग ही बढ़ रही है, मांग को प्रभावित करने वाला परिबल। तो जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण परिबल है। जनसंख्या का आयु में परिवर्तन होने से वह उसकी मांग में आयु का मतलब अब अभी आप लोग पहले देख लिए कि जो छोटी उम्र में जो होते हैं कहानी पुस्तकों की मांग करता है, बड़े हो जाने के बाद उपन्यास की मांग करता है, और जब और उम्र बढ़ जाती है, उम्र में परिवर्तन होता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगता है। तो आयु का परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति की जनसंख्या की आयु में अगर परिवर्तन हो रहा है, पर जनसंख्या की आयु में बढ़ रही है, तो उसकी तरह से मांग में भी परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को मैंने बता दिया कि जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण परिबल है। तो इतना ही आज के लिए। 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट है। मांग किसे कहते हैं और मांग को प्रभावित करने वाला परिबल। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छी प्रकार से इसे पढ़िएगा ध्यान से, जिससे आप लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। अगले टॉपिक में फिर कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।